Hello guys, welcome back to our channel part 3 Rebirth of Two Devil। चैप्टर 21। वरमाला। ऐसे ही गाना खत्म हो जाता है जिसे देख सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। वही राज अपनी जुनूनी नजरों से शालू को देख रहा था। वही ताली की आवाज सुन दंश विध्वंस अपनी आंखें खोल लेते हैं। इस वक्त दोनों भाई का चेहरा सर्द और डरावना था, जिसे देख किसी को भी उनसे डर लग सकता था। वही सारे लोग बस शालू की खूबसूरती को देख उसमें खो जाते हैं। तभी भानु जी के एक दोस्त शालू को देख भानु जी से बोलते हैं, मिस्टर प्रताप, आपकी बेटी सच में बहुत खूबसूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे अक्ष से आपकी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। वही दंश विध्वंस जो बिल्कुल समाने बैठे थे, जैसे ही उन्हें ये बात सुनाई देती है वो अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देख उस आदमी को देख तेज आवाज में बोलते हैं, आपकी उतनी हैसियत नहीं है जो आप हमारी जान बच्चा की शादी अपने निकम्मे बेटे से कराएं। जिसे सुन वो आदमी गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं लगता मिस्टर राजपूत कि ये आपके मैटर की बात है। अभी उस आदमी ने इतना ही कहा था। भानु जी गुस्से में उस आदमी के सर पर बोतल तोड़ देते हैं, लेकिन म्यूजिक बजने के कारण किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तभी भानु जी अपनी लाल आंखों से देख उस आदमी को बोलते हैं, मेरे शेरों से ऐसे बात करने की तेरी औकात नहीं है। अगली बार तूने ऐसा कुछ बोला तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। ये दोनों सिर्फ हमारे बेटे ही नहीं, हमारी जान है। ये हर मैटर में घुस सकते हैं क्योंकि ये उनका हक है। ये हक हम भी उनसे नहीं छीन सकते। वही दंश विध्वंस, जिन्हें ये तो पता था कि उनके डैड ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उनका रिएक्शन देखते हैं तो दोनों को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। ये वही इंसान है जो दोनों से इतना प्यार करते हैं। और वही दंश विध्वंस, उन्होंने किसी लड़की के बहकावे में आकर अपने डैड को ही बुरा भला कहा था। वो अभी यही सोच रहे थे। वही आदित्य कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उस आदमी को बाहर फेंकवा देता है। तभी शालू अपना लहंगा संभालकर दंश विध्वंस के पास आ जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, डेविल्स हम कैसे लग रहे हैं। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी छोटी सी जान को देखते हैं। वही विध्वंस शालू को फटाफट अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसके माथे को प्यार से चूम बोलता है, मेरा बच्चा आज बहुत सुंदर लग रहा है। वही दंश भी शालू की तरफ देख बोलता है, हाँ जान, अभी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिसे सुन शालू अपनी पलके शर्म से झपका लेती है। तभी वहां पर पंडित जी आ जाते हैं और वो अपनी सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं, यजमान, वरमाला की रस्म करने का समय आ गया है, दुल्हन को बुला लीजिए। जिसे सुन ममता जी चहक कर बोलती है, रुकिए पंडित जी, हम उन्हें लेकर आते हैं। इतना बोल वो सीरत के कमरे में चली जाती है। 5 मिनट बाद सीरत ममता जी के साथ नीचे आती है। इस वक्त सीरत सच में सुंदर लग रही थी। सीरत ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था जो उस पर खूबसूरत दिख रहा था। सीरत को नीचे आता देख आदित्य अपनी आईब्रो चढ़ा लेता है और दंश विध्वंस की तरफ देखता है, जिसका ध्यान तो सिर्फ उसकी प्रिंसेस पर था। तभी वहां अक्षत और वंश आ जाते हैं और आदित्य से बोलते हैं, भाई आपको नहीं लगता ये शैतान गलती कर रहे हैं। जिसे सुन आदित्य घूरकर दोनों को देखता है। जिसे देख दोनों भाई हड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा भाई, पापा बुला रहे हैं। जिसे सुन आदित्य बोलता है, करण कहाँ गया। जिसे सुन अक्षय बोलता है, भाई शायद भाई अभी बाहर गए हैं। जिसे सुन आदित्य हाँ में मुंडी हिला देता है। उसी समय सीरत फटाफट दंश विध्वंस के बीच में खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो विध्वंस के गोद में शालू को बैठे देखती है तो उसका खून खोलने लगता है। उसे शालू से जलन होने लगती है, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा दिखाने के लिए सीरत शालू को देख बोलती है, शालू आप नीचे चले जाओ, हमारी वरमाला हो रही है न। जिसे सुन शालू घूरकर उसे देखती है और दंश विध्वंस को देख खड़ी हो जाती है, लेकिन विध्वंस शालू को अपनी कुर्सी पर बैठा देता है और खुद खड़ा हो जाता है और बोलता है, बच्चा यही रहेगी। जिसे सुन सीरत कुछ बोलती उससे पहले ही दंश बोलता है, पहले रस्म कर लेते हैं। जिसे सुन सीरत शांत हो जाती है। सबसे पहले दंश और विध्वंस सीरत को वरमाला पहनाते हैं। वो वरमाला देखने में थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वरमाला सीरत के गले में जाती है वैसे ही वो माला टूट जाती है। जिसे देख हर जगह उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती है। लगता है फूलों के माला के भी स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं है। वही कुछ बोल रहे थे, ये तो अपशगुन है। वही सीरत, वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। वही राज एक टक शालू को देख रहा था। उसे किसी से कुछ मतलब नहीं था। वही ममता जी परेशान होकर बोलती है, ये तो अच्छा संकेत नहीं होता। जिसे सुन दंश बोलता है, मोम ये सब कुछ नहीं होता, ये माला कमजोर है। इतना बोल दंश दूसरी माला लेता है जो उसके और विध्वंस के लिए थी। उस माला को ले दंश शालू को पहना देता है, जिसे देख सब दंग रह जाते हैं। वही सीरत गुस्से में अपने नाखून अपने हाथों में गड़ा लेती है। उसे लोगों की बातें सुनाई दे रही थी, देखो तो शादी किसी और की और वरमाला किसी और की। जिसे सुन उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो दंश की आगे की बात सुनती है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। दंश बोलता है, ये देखिए, ये जान के नाप की है, इसलिए सीरत को छोटा हो गया। जिसे समझ ममता जी अपने सर पर हाथ रख बोलती है, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। जिसे सुन दंश ममता जी को देख बोलता है, इट्स ओके मॉम, दैट्स नॉट योर मिस्टेक। तभी आदित्य बोलता है, वैसे अब माला सीरत के नाप की नहीं है तो ये दूसरी माला तुम प्रिंसेस को ही दे दो, वैसे भी उसे फ्लावर बहुत पसंद है। वही शालू भी अपनी आंखों में चमक लिए बोलती है, हाँ डेविल्स, दे दो ना।
जिसे सुन विध्वंस दूसरी माला उठा शालू के गले में डाल देता है और डेविल स्माइल कर आदित्य को देखता है, जिसे देख आदित्य अपना सर हिलाकर मन में बोलता है, साला कहीं का एक तो मदद कर रहा हूं, ऊपर से मुझे ही चिढ़ा रहा है। वही विध्वंस की हरकत देख सब मुंह खोले उसे ही देख रहे थे, क्योंकि दंश से ज्यादा विध्वंस हार्टलेस था। उसने तो आज तक सीरत से भी अपनी नम्र आवाज में बात नहीं की थी। वही आज विध्वंस ने शालू को इतने प्यार से माला पहनाई, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी फिर से नई माला आई, जिसे देख सीरत की आंखें चमक गई। तभी दंश ने सीरत को माला पहना दी। उसके बाद विध्वंस ने भी सीरत को माला पहना दी। वही अब सीरत की बारी आई। जैसे ही सीरत माला पहना रही थी, वैसे ही पंडित जी बोलते हैं, बेटा आप माला नहीं पहना सकती। जिसे सुन सब पंडित जी को देखने लगते हैं। पंडित जी आगे कहते हैं, वो अभी माला टूट गई थी, इसलिए किसी प्योर इंसान जो किसी लड़के के नजदीक नहीं गई हो, उनसे कहिए इस माला को वो दुल्हे के गले में पहना दें। वही अब सब एक दूसरे को देख रहे थे। वहां जितने भी लोग से सब अमीर बिजनेसमैन थे और सब किसी न किसी के नजदीक गए हुए थे। वही जब कोई कुछ नहीं बोलता, तब आदित्य फिर से बोलता है, प्रिंसेस पहना देगी, वैसे भी प्यो वही है यहाँ। जिसे सुन सबको बात सही लगती है। वही सीरत को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो खुद को शांत करती है। तभी शालू मुंह बनाकर बोलती है, डेविल्स तो बहुत लंबे हैं, हम नहीं पहनाएंगे, हमारे हाथ दर्द करने लगेंगे। जिसे सुन सब मुस्कुरा देते हैं। वही दंश विध्वंस घुटनों के बल बैठ जाते हैं और इशारे से पहनाने को बोलते हैं, जिसे देख शालू खुश हो जाती है और वो दंश विध्वंस को माला पहना देती है। वही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बोलता है, डेविल्स की जान। वही सीरत बस माला को छू लेती है। वो मन में बोलती है, तुमने मेरे हक को छीनने की गलती की है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। उसे दंश विध्वंस का झुकना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वही सारे मेहमान फिर से शोक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ आ जाती है शालू उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही वरमाला खत्म हो जाती है। तभी रीता सीरत को वापस कमरे में ले जाती है। फिर आगे की रस्म भी शुरू हो जाती है। दंश विध्वंस मंडप पर बैठ जाते हैं और जितने भी लोग थे वो अब वापस जा चुके थे। इस वक्त वहां सिर्फ परिवार ही था, जिसमें अक्षय और वंश भी शामिल थे और साथ में राज भी, क्योंकि दंश विध्वंस एक समय उसे भी अपनी फैमिली मानते थे। वही शालू अपने भाई के सीने से लगी हुई थी और टुकुर टुकुर अपने डेविल्स को देख रही थी जो मंडप में बैठे थे। इस वक्त शालू की आंखें नम थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, कन्या को बुलाए। जिसे सुन रीता और ममता जी सीरत के कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन ममता जी नीचे नहीं आती। जिसे देख पंडित जी दोबारा बोलते हैं, मुहूर्त निकल रहा है यजमान। चैप्टर 22 पति पत्नी। तभी पंडित जी बोलते हैं, कन्या को बुलाए। जिसे सुन रीता और ममता जी सीरत के कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन ममता जी नीचे नहीं आती। जिसे देख पंडित जी दोबारा बोलते हैं, मुहूर्त निकल रहा है यजमान। जिसे सुन भानु जी बिना एक्सप्रेशन के आदित्य को आंखों से ऊपर जाने का इशारा करते हैं। जिसे समझ आदित्य शालू को अपने गोद में लिए ही ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो गेस्ट रूम में जाता है तो देखता है ममता जी इधर से उधर घूम रही है। जिसे देख आदित्य कमरे में जाता है और देखता है एक लड़की दुल्हन के कपड़े पहने बेड पर बैठी हुई थी। जिसे देख आदित्य अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोलता है, डोंट यू थिंक तुम्हें मंडप में होना चाहिए। और अपनी मम्मा की तरफ देखकर बोलता, मम्मा ये तो हमेशा से ही अजीब है, लेकिन आप ऐसे चक्कर क्यों काट रही है। जिसे सुन ममता जी धीरे से बोलती है, सीरत भाग गई। जिसे सुन आदित्य जोर से चिल्लाता है, क्या फिर ये लड़की कौन है। इतना बोल आदित्य उस लड़की के नजदीक जाकर उसका घूंघट उठा देता है। आदित्य बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, रीता तुम। जिसे सुन रीता जो दुल्हन के गेटअप में थी वो धीरे से बोलती है, वो सीरत उसे कुछ काम था। जिसे सुन आदित्य बोलता है, काम था या वो भाग गई। तभी उन सबके कानों में एक सर्द आवाज आती है, व्हाट यू मीन सीरत भाग गई। जिसे सुन सबका ध्यान सामने जाता है, जहां दंश विध्वंस दरवाजे पर खड़े थे। इस वक्त उनके चेहरे सर्द थे। वही भानु जी भी अंदर आ जाते हैं और रीता से अपनी सर्द आवाज में बोलते हैं, मेरे बच्चे ने कुछ पूछा है। जिसे सुन रीता डर के मारे कौंप जाती है। वो हकलाकर बोलती है, वो सीरत अमेरिका चली गई अपना मॉडल बनने का सपना पूरा करने के लिए। उसने बोला है मेरे बेबी से कहना वो तुमसे शादी कर ले और जब मैं आऊंगी तो तुम्हें डाइवोर्स दे दे। वही उसकी ऐसी बातें सुन अब दंश विध्वंस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वही भानु जी गुस्से में बोलते हैं, हमारे बेटे कोई चीज नहीं है कि कोई कभी भी आकर उसे इस्तेमाल करके चला जाए। वही शालू अपने पापा की गुस्से वाली आवाज सुन आदित्य के सीने से चिपक जाती है। जिसे देख आदित्य अपने पापा की तरफ देख बोलता है, पापा प्रिंसेस डर रही है। जिसे सुन भानु जी खुद को शांत कर अपनी प्रिंसेस के पास आ जाते हैं और अपनी आवाज को नम्र कर बोलते हैं, प्रिंसेस पापा के पास आओ, पापा सॉरी है। जिसे सुन शालू अपने पापा की तरफ अपनी भूरी भूरी आंखें बड़ी बड़ी कर आंखों से ही पूछती है, सच्ची अब गुस्सा नहीं करेंगे। जिसे सुन भानु जी शालू को अपने गोद में ले उसके माथे को चूम लेते हैं और वही शालू अपने पापा से चिपक जाती है। तभी ममता जी परेशान होकर बोलती है, लेकिन शादी उसका क्या। जिसे सुन भानु जी आराम से बोलते हैं, अब कोई शादी नहीं होगी। जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते हैं, नो डैड शादी जरूर होगी। जिसे सुन ममता जी बोलती है, बेटा आप रीता से शादी करेंगे।
जिसे सुन रीता घबरा जाती है। वही दंश विध्वंस एक बार रीता की तरफ देख बोलते हैं, नो मॉम, शी इज नॉट गुड मैच फॉर अस। जिसे सुन ममता जी परेशान होकर बोलती है, फिर आप किससे शादी करेंगे? जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते हैं, आप सबकी प्रिंसेस और हमारी जान बच्चा से। जिसे सुन ममता जी हैरान हो जाती है। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही भानु जी बोलती है, हमें मंजूर है। जिसे सुन ममता जी बोलती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? जानते हैं ना, प्रिंसेस अभी छोटी है, उनकी तो शादी की उम्र भी नहीं। तभी भानु जी बोलते हैं, स्वीट हार्ट, तुम शायद भूल रही है, हमारी शादी तुमसे जब हुई थी, जब तुम 15 साल की थी। जिसे सुन ममता जी बोलती है, लेकिन आप भी जानते हैं हम अनाथ थे और किसी को हमारा बिना शादी किए आपके घर रहना गवारा नहीं था। जिसे सुन भानु जी फिर से बोलते हैं, लेकिन हमारी शादी हुई ना, वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? जिसे सुन ममता जी बोलती है, आप जानते हैं ना हमारे बच्चे सीरत से प्यार करते हैं, ऐसे बस घर की इज्जत बचाने के लिए हम अपने तीनों बच्चों का बलिदान नहीं दे सकते। जिसे सुन अब दंश बोलता है, मॉम हम जान से शादी करना चाहते हैं। तभी विध्वंस ममता जी के पास आकर बोलता है, आप फिक्र मत करो, हम बच्चा को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे और हम बस अभी शादी करेंगे, बाकी बच्चा वैसे ही रहेगी जैसे वो हमेशा रहती है। जिसे सुन ममता जी कुछ सोच बोलती है, हमें आप दोनों पर विश्वास है, बस एक वादा कीजिए, आप दोनों हमेशा हमारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट और प्यार करेंगे और आप सीरत को भूल जाएंगे। जिसे सुन दोनों भाई ममता जी से वादा कर लेते हैं। वही बेचारी शालू, उसे तो कुछ समझ नहीं आता। वही आदित्य मन में बोलता है, जानते हैं प्रिंसेस हम गलत कर रहे हैं, आपकी राय बिना ये शादी हो रही है, लेकिन मैंने अपने भाइयों की आंखों में आपके लिए बहुत सारा प्यार देखा है। तभी दंश विध्वंस भानु जी की तरफ आते हैं और प्यार से बोलते हैं, जान बच्चा। जिसे सुन शालू उन दोनों को देखती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, डेविल्स आप अभी भी गुस्सा हो? जिसे सुन दंश विध्वंस नामे अपनी गर्दन हिला देते हैं। तभी भानु जी बोलते हैं, प्रिंसेस आप अपने डेविल से शादी करोगे? जिसे सुन शालू पाउट बनाकर बोलती है, पापा लेकिन सीरत दीदी की शादी है ना, फिर हम क्यों करेंगे शादी? जिसे सुन ममता जी बोलती है, प्रिंसेस आप चाहते हो ना आपके डेविल्स आपके साथ रहे? जिसे सुन शालू हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। जिसे देख ममता जी बोलती है, फिर आप अपने डेविल्स से शादी कर लो, जिससे वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसे सुन शालू अपनी आंखें टिमटिमाकर बोलती है, सच्ची मम्मा, फिर डेविल्स हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसे सुन ममता जी की आंखें नम हो जाती है अपनी प्रिंसेस की मासूमियत देखकर, वो अपना सर हाँ में हिला देती है। जिसे देख शालू बोलती है, तो चलिए ना, फिर हमें हमारे डेविल्स से शादी करनी है। वही दंश विध्वंस अपनी जान बच्चा की मासूमियत देखकर बस एक ही बात बोलते हैं, वी प्रोटेक्ट यू आवर ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट वाइफी। थोड़ी देर बाद मंडप में दंश विध्वंस के बीच में शालू बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर घूंघट था। वही राज, जिसे सीरत के भागने की बात पता चल गई थी, लेकिन जैसे जी वो दुल्हन को देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, उसका चेहरा काला हो जाता है, उसके मुंह से एक ही नाम निकलता है, बेबी डॉल। वही दंश विध्वंस जिनका ध्यान चारों तरफ था, जैसे ही वो राज को देखते हैं उनके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो धीरे से बोलते हैं, वाइफी इज माइन दिल। ऐसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी फेरे लेने को बोलते हैं, जिसे समझ दंश विध्वंस खड़े हो जाते हैं और हमारी शालू भी उन तीनों को देख खड़ी हो जाती है। तीनों को देख ऐसा लग रहा था डायनासोर के आगे कोई बकरी का बच्चा खड़ा है। जिसे देख करण आदित्य से बोलता है, हमारी प्रिंसेस कैसे संभालेगी इन दो बड़े बड़े राक्षस को? जिसे सुन आदित्य बोलता है, ऐसे देख सामने जहां शालू दंश विध्वंस दोनों का हाथ पकड़ फेरे ले रही थी। जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान थी, बस 3 इंसान को छोड़कर। पहला राज, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके खड़ा था। वो गुस्से में मन में बोलता है, सीरत बस तुम्हारे कारण मेरी बेबी डॉल मेरे दुश्मनों के साथ फेरे ले रही है, इसकी पनिशमेंट तो बनती है। वही अक्षय और अंश थोड़े डरे हुए थे। अंश अक्षय से बोलता है, भाई मुझे डर लग रहा है, अगर ये हमारी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर वापस अनदर कंट्री चले गए तो हम कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे? तभी करण जो उनकी बातें सुनता है, वो थोड़ा झुककर बोलगा, डोंट वरी, अब वो यही रहेंगे और हमारी प्रिंसेस हमारे साथ रहेंगी हमेशा। जिसे सुन अब अंश और अक्षय दोनों खुश हो जाते हैं। वही मंडप में शालू दंश और विध्वंस के फेरे हो जाते हैं। वो तीनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी आगे बोलते हैं, दुल्हन को सिंदूर लगाए। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू की मांग भर देते हैं और खुद से बोलते हैं, हमारी एक एक सांस अब तुम्हारे नाम है वाइफी। सिंदूर लगाते वक्त थोड़ा सा सिंदूर शालू के नाक पर गिर जाता है। ऐसे ही दंश विध्वंस शालू को मंगलसूत्र पहनाते हैं। दोनों मंगलसूत्र जो बिल्कुल गले के पेंडेंट की तरह थे, जिसमें आधा आधा दिल था। जैसे ही दोनों ने शालू को मंगलसूत्र पहनाया, वैसे ही वो दोनों मंगलसूत्र एक दूसरे से अटैच हो गया, जिससे उसका आकार दिल शेप में हो गया। तभी पंडित जी बोलते हैं, आज से आप पति पत्नी है, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। चैप्टर 23 वाइफी। पंडित जी बोलते हैं, आज से आप पति पत्नी है, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। जिसे सुन दंश विध्वंस खड़े हो जाते हैं। वही शालू मंडप पर बैठी रहती है। जिसे देख दंश विध्वंस शालू की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या हुआ वाइफी? जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोलती है, डेविल्स हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा।
जिसे सुन दंश विध्वंस दोनों अपने एक एक हाथ शालू की तरफ बढ़ा देते हैं, जिसे देख शालू अपनी आंखें झपका देती है, जिसे देख दंश मुस्कुरा कर बोलता है जान हाथ दो, जिसे समझ शालू अपना एक हाथ दंश के हाथ पर रख देती है और दूसरा विध्वंस के हाथ पर। जैसे ही शालू का हाथ दंश विध्वंस को टच होता है वैसे ही दोनों के दिल में सुकून आ जाता है। तभी आदित्य उनके पास मुंह बनाकर बोलता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो आओ बड़ों के आशीर्वाद लो। ये कहते वक्त आदित्य अपनी तरफ इशारा करता है, जिसे देख दंश विध्वंस अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर बोलते हैं साले साहब ये तुम्हारा काम है, डोंट फॉरगेट वी आर एल्डर्स सो कम एंड टच आवर फीट। जिसे सुन आदित्य घूर कर बोलता है सन की आदमी। दंश विध्वंस उसे पूरा इग्नोर कर शालू को अपने साथ सबसे पहले भानु जी के पास लाते हैं और दंश विध्वंस भानु जी के पैर छूते हैं और भानु जी अपने दोनों हाथ दोनों के सर पर रख देते हैं और बोलते हैं हमारे शेर हमेशा खुश रहें। वही शालू भी भानु जी के पैर छूती है, जिसे देख भानु जी जल्दी से बोलते हैं प्रिंसेस ये आप क्या कर रहे हो, आप हमारे पैर नहीं छू सकते, आप घर की लक्ष्मी हो। वही दंश विध्वंस वो भी शालू को अपने साथ खड़ा करते हैं। तभी शालू अपनी आंखों में चमक लिए बहुत प्यार से बोलती है पापा आप ही तो कहते हो ना मम्मा आपके शरीर का आधा हिस्सा है क्योंकि आपकी शादी हुई है। जिसे सुन भानु जी हाँ में अपना सर हिलाकर बोलते हैं हाँ प्रिंसेस आपकी मम्मा हमारी जान है। जिसे सुन शालू मासूमियत से बोलती है फिर हमारी शादी भी तो डेविल्स से हुई है ना, तो इसका मतलब हम भी इनका आधा हिस्सा हुए। और आप ही सोचिए अगर आधा हिस्सा झुका रहेगा और आधा खड़ा रहेगा तो उन्हें दर्द होगा ना, और हम हमारे डेविल्स को दर्द में कैसे देखेंगे। वही शालू की इतनी प्यारी बात सुन दंश विध्वंस तो उसे अपनी जुनूनी आंखों से देखने लगते हैं। वही ममता जी और भानु जी को खुद पर गर्व हो रहा था अपनी प्यारी सी प्रिंसेस की सोच पर। वही सब प्यार से शालू को देख रहे थे और वही राज के शरीर में आग लग रही थी। राज से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तभी ममता जी बोलती है अच्छा चलो हमारी ब्लेसिंग्स भी तो ले लो। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू अपनी मोम मम्मा का भी आशीर्वाद लेते हैं। तभी ममता जी कहती है अब चलो भगवान जी का भी आशीर्वाद ले लो आप तीनों। जिसे सुन तीनों मंदिर में आ भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। दंश मन में बोलता है पहले आप पर विश्वास नहीं था लेकिन अब है। वही विध्वंस बोलता है ये जन्म सिर्फ हमारी वाइफी का है। वही शालू मन में बोलती है भगवान जी हमारे डेविल्स हमारे साथ हमेशा रहे। तभी ममता जी बोलती है चलो प्रिंसेस हम आपके कपड़े बदल देते हैं, आपका कल से स्कूल भी है। जिसे सुन शालू अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। तभी भानु जी बोलते हैं सारे स्टडी रूम में आओ एंड रीता तुम भी। जिसे सुन अक्षय और अंश को छोड़ सब स्टडी रूम में चले जाते हैं और वही अंश और अक्षय एक दूसरे को देख बोलते हैं हम कहाँ जाए। तभी अक्षय बोलता है और कहाँ घर चल, वैसे भी मोम डेड कल आ रहे हैं। जिसे सुन अंश और अक्षय अपने घर चले जाते हैं। वही स्टडी रूम में भानु जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वही उनके अगल बगल दंश और विध्वंस बैठे थे और दंश विध्वंस के अगल बगल करण और आदित्य खड़े थे जो अपने सामने देख रहे थे। और वही सामने की कुर्सी पर रीता बैठी हुई थी। रीता उन सबको ऐसे देख बोलती है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है जो मुझे ऐसे ताड़ रहे हो और अंकल आप भी कुछ नहीं कह रहे। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है तेरी शक्ल देख रहे हैं जो बड़ी बदसूरत लग रही है। जिसे सुन रीता एटीट्यूड में बोलती है देखा मेरे मेकअप का कमाल, और अगर ये ना करती ना तो वो चुड़ैल मुझसे दोस्ती भी नहीं करती और अंकल कोई काम दे और वो रीता कर ना पाए ये तो इम्पॉसिबल है ना। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं आपने अपना मिशन पूरा किया। वही दंश विध्वंस वो घूर कर रीता को देखते हैं। जिसे देख रीता मुंह बना लेती है यार ऐसे मत देखो तुम सबकी बेस्ट फ्रेंड हूं। जिसे सुन दंश अपनी आंखें छोटी कर बोलता है तुम तो अमेरिका थी। जिसे सुन रीता बोलती है वो क्या है ना अंकल का कॉल आया था वो बता रहे थे तुम दोनों किसी के प्यार के नशे में पागल हो गए हो, बस वही नशा उतारने आई थी मैं तो। जिसे सुन विध्वंस उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरता है। जिसे देख रीता को थोड़ा सा डर लगता है लेकिन फिर भी वो बोलती है पता नहीं क्या देखा तुम दोनों ने उस बिच में कहा मेरी प्यारी सी शालू कहा वो चुड़ैल। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलते हैं जान वाइफी हमारी है तो अगली बारी संभाल कर बोलना। जिसे सुन रीता बोलती है ओहो सो पॉसेसिव। तभी करण बोलते हैं कम से कम अपना इरिटेटिंग सा विग तो हटा दो। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोलती है शट अप। जिसे सुन करण अपनी सर्द आंख से रीता को देखता है। तभी आदित्य बोलता है एक बात बता तूने तो मुझे भी नहीं बताया कि ये तू है, वो तो अच्छा हुआ मैंने आज सुबह तुझे पापा से बात करते हुए सुन लिया था। जिसे सुन रीता मुंह बना लेती है। तभी आदित्य बोलता है अच्छा ये तो बता सीरत गई कैसे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वो लालची लड़की बिना ये शादी किए तो यहां से हिलती भी नहीं। जिसे सुन रीता डेविल स्माइल करती है और कुछ बोलती है। जिसे सुन आदित्य का मुंह खुल जाता है। चैप्टर 25 किल एनीवन। अब तक सारा कमरा फूलों से सजा हुआ था। उसी कमरे के बिस्तर पर शालू अपने गुलाबी रंग की नाइट सूट पहने सो रही थी। वही दंश विध्वंस दोनों उसके अगल बगल लेटकर उसे निहार रहे थे। शालू के मांग में अभी भी वैसे ही सिंदूर लगा हुआ था और गले में दोनों भाई के नाम का मंगलसूत्र। दंश विध्वंस को देख बोलता है भाई हमने बहुत कुछ मिस किया है। जिसे सुन विध्वंस शालू को अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है दैट्स व्हाई वी केम अगेन। जिसे सुन दंश हाँ में सर हिलाकर शालू की कमर को पकड़कर सो जाता है। आज दोनों भाई को उनका सुकून पूरी तरीके से मिल चुका था।
आगे अगली सुबह दंश की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है, तभी उसकी नजर खुद पर लेटी छोटी सी मासूम सी लड़की पर जाती है, जिसे देख उसे सुकून मिलता है। तभी उसका ध्यान बगल में जाता है जहां विध्वंस शालू को अपने आंखों में बसा रहा था, जिसे देख दंश बोला, भाई आप कल भी नहीं सोए थे? जिसे सुन विध्वंस बोलता है, जब तक हमारी एंजल नहीं मिलती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिसे सुन दंश का चेहरा थोड़ा सर्द हो जाता है, वो अपनी कड़क आवाज में बोलता है, भाई आई किल एवरीवन अगर एंजल को कुछ भी हुआ। अब बस भाई सोना का इंतजार है। जिसे सुन विध्वंस हम्म में जवाब देता है। तभी विध्वंस टाइम देखता है जहां अभी सुबह के 6 बज रहे थे। जिसे देख विध्वंस बोलता है, जिम चलो। जिसे सुन दंश अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, लेकिन भाई जान। जिसे सुन विध्वंस बोला, मोम देख लेंगी, तुम फिक्र मत करो। जिसे सुन दंश भी हाँ में गर्दन हिला शालू के माथे को चूम लेता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग जान दिल। वही विध्वंस शालू के सॉफ्ट गालों को चूम लेता है और बिना कुछ बोले क्लोजेट रूम में जाकर चेंज करता है और जिम निकल जाता है। दंश भी ऐसा ही करता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। ममता जी दंश विध्वंस के कमरे में आकर देखती है तो उनकी प्यारी सी प्रिंसेस घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। तभी भानु जी ममता जी के पीछे खड़े हो उनके कान में बोलते हैं, स्वीट हॉट। जिसे सुन ममता जी अपने होश में आती है और बोलती है, अपना अपनी ऐसी हरकतें बंद कर दो बेशर्म आदमी। जिसे सुन भानु जी ममता जी की कमर पकड़कर खुद के सीने से लगाकर बोलते हैं, स्वीट हार्ट अभी तो कुछ किया भी नहीं है, चाहो तो यही तुम्हें पानी पानी कर दूं, बोलो चाहती हो क्या? जिसे सुन ममता जी शर्म से लाल हो जाती है और वो बात बदलते हुए कहती है, देखिए ना प्रिंसेस को स्कूल जाना है। जिसे सुन भानु जी ममता जी के होठों को हल्का सा चूम कर बोलते हैं, ये जो तुम हर बार टॉपिक चेंज करती हो ना, उसकी पनिशमेंट भी तुम्हें मैं आज रात कमरे में दूंगा, सो बी रेडी। इतना बोल भानु जी ममता जी को छोड़ देते हैं और अपनी प्रिंसेस के पास आ जाते हैं। वही ममता जी अपने पति की हरकत देख खुद से ही बोलती है, बेशर्म आदमी। इतना बोल वो भी शालू के दूसरी साइड आ जाती है। वही भानु जी अपनी प्रिंसेस को सोते हुए प्यार से निहार रहे थे। तभी ममता जी शालू के सर पर हाथ रखकर बोलती है, बच्चा सवेरा हो गया है। जिसे सुन शालू अपनी नींद भरी आवाज में बोलती है, नो मम्मा, शालू की नींद मत खराब करो। जिसे सुन ममता जी बोलती है, ठीक है, आज प्रिंसेस का स्कूल जाना कैंसल। अभी उन्होंने यही बोला शालू फटाफट उठ जाती है और जोर से बोलती है, नो मम्मा, हमारा फेवरेट काम है स्कूल जाना, हम स्कूल मिस नहीं कर सकते। इतना बोल शालू अपने पापा के गालों को किस कर और अपनी मम्मा के गालों पर किस कर प्यार से बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मा पापा। जिसे सुन भानु जी और ममता जी मुस्कुरा देते हैं। तभी शालू बोलती है, पापा शालू की स्कूल ड्रेस निकाल दो और मम्मा हमें हमारे बाल धुलवा दो, हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। जिसे सुन ममता जी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वही भानु जी भी शालू का स्कूल ड्रेस लेने चले जाते हैं। ऐसे ही आधे घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वही आज आदित्य पूरा चिढ़ा हुआ था। जिसे देख ममता जी बोलती है, आदि आज आप क्यों चिढ़े हुए हैं? जिसे सुन आदित्य विध्वंस को घूर कर देख बोलता है, मम्मा आप अपने बड़े बच्चे से पूछो ना। जिसे सुन विध्वंस की आंखें छोटी हो जाती है। तभी ममता जी बोलती है, बच्चा आदि क्या बोल रहे हैं? जिसे सुन विध्वंस अपनी मोम की तरफ देख बोलता है, नथिंग मॉम, एक मीटिंग है, दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू गो देयर। जिसे सुन ममता जी आदित्य की तरफ देख घूर कर बोलती है, अब आप ये आलसपन को खत्म करके काम पर लग जाओ एंड नो एक्सक्यूज। वही शालू जो इस वक्त अपने पापा के हाथों से खाना खा रही थी, वो दंश विध्वंस की तरफ देख बोलती है, डेवल्स हमें स्कूल छोड़ने चलो ना। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और शालू की तरफ देख बोलते हैं, चलिए महारानी। जिसे सुन शालू खिलखिलाकर हंसने लगती है। शालू की हंसी सुनकर घर में सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी एक आवाज सबके कानों में पड़ती है, प्रिंसेस। जिसे सुन शालू सीढ़ियों पर देखती है जहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। बादामी रंग, छोटा सा क्यूट सा चेहरा, 5.2 हाइट, जिसकी उम्र लगभग 20 की थी, काली आंखें, काले बाल जो उसकी कमर तक आते हैं। वही शालू उस लड़की को देख जोर से चिल्लाई, रीता दी। जिसे सुन रीता जिसने अपना अगली मेकअप उतार दिया था, वो अपनी बाजू खोल देती है और वही करण, वो तो बड़े प्यार से रीता को देख रहा था। शालू सीधा रीता के पास आ जाती है और उसके सीने से लग जाती है। चैप्टर 26 एंजल। शालू रीता के गले लग बोलती है, आई मिस योर दी। जिसे सुन रीता शालू के गाल को चूम कर बोलती है, आई मिस यू टू माई प्रिंसेस। तभी विध्वंस फटाफट शालू के पास आ उसे रीता से एक झटके से अलग कर खुद के गोद में ले लेता है और उसके सॉफ्ट गालों को अपने रुमाल से साफ करने लगता है। वही दंश रीता के पास आ बोलता है, हमारी जान को अगली बार तुमने किस किया ना तो सच बता रहा हूं, तुम्हें सीधा दीवारों में ही चुनवाऊंगा। जिसे सुन रीता अपनी आंखें छोटी कर बोली, और हाँ मैं तो ऐसे ही बोलूंगी ना, आइए जहां पना हमें दीवार में चुनवाइए, कुछ करके तो देख तेरे सारे गुर्दे सीने से निकाल लूंगी। जिसे सुन दंश उसे अपनी ठंडी आंखों से घूर कर बोलता है, यही बात भाई से बोलकर दिखा। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोलती है, मैं राक्षस से 100 कदम दूर रहती हूँ। वही दंश उसे देख वापस से शालू के पास आता है, जो मुंह फुलाए विध्वंस को देख रही थी और क्यूट तरीके से बोल रही थी, गंदे डेविल, आप हमें हमारी दी से बात करने भी नहीं दे रहे। जिसे सुन विध्वंस शालू के गालों को चूम कर बोलता है, वाइफी लेट्स गो, आपको स्कूल जाना है ना? जिसे सुन शालू हमें अपनी गर्दन हिला देती है।
वही शालू विध्वंस की बात सुन बोलती है, ओहो डेविल्स जल्दी चलो। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। वही सब मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे और आदित्य भी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। वही रीता आराम से अपना नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। वो ऐसे ही नीचे देख बोलती है, यू नो व्हाट सन की आदमी, मुझे घूरने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, सो तुम अपने खाने को घूरो, आई मीन खाओ। जिसे सुन करण वैसे ही रीता को घूरकर देख बोलता है, सनशाइन आई एम लुकिंग एट माई ब्रेकफास्ट। जिसे सुन रीता चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे करण की बात अच्छे से समझ आ जाती है। फिर भी वो मुंह बनाकर बोली, बेशर्म सन की इतना बोल। वो अब उसे इग्नोर कर अपना ब्रेकफास्ट करती है। वही करण उसे ऐसे ही कुछ देर घूर कर चला जाता है। कार में आदित्य आराम से कार में बैठा हुआ था, तभी उसका फोन बजता है। जिसे महसूस कर आदित्य फोन उठाता है तो वही ममता जी की आवाज आदित्य के कान में पड़ती है, जो थोड़ा हिचक कर बोलती है, आदि हमें आपसे कुछ बात करनी है। जिसे सुन आदित्य प्यार से बोलता है, कहिए मम्मा आपको क्या कहना है। तभी ममता जी बोलती है, वो आपके पापा के बिजनेस पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी बेटी से शादी कर ले। वही अभी तक जो आदित्य प्यार से बात कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन अब बदल जाते हैं। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल कर बोलता है, मम्मा आई डोंट वांट टू मैरी एनीवन, सो आप उन्हें मना कर देना। इतना बोल आदित्य बोलता है, अच्छा मम्मा मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोल आदित्य फोन काट देता है और अपनी वॉलपेपर को देखता है, जहाँ एक क्यूट सी बच्ची की फोटो लगी थी। उसे देख आदित्य बोलता है, तुम चाहे इस दुनिया में हो ना हो, लेकिन ये आदित्य प्रताप सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा, क्यूटी पाए। इतना बोल आदित्य उस फोटो को चूम लेता है। वही एमबी मॉडल स्कूल दंश विध्वंस शालू को उसके स्कूल के बाहर छोड़ देते हैं। जिसे देख शालू जैसे कार से उतरने लगती है, वैसे ही विध्वंस शालू का हाथ पकड़ अपने गोद में बैठा लेता है। जिस एहसास से शालू अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से विध्वंस को देख रही थी, वही दंश फटाफट शालू के गालों को चूम लेता है और प्यार से बोलता, टेक केयर जान। वही शालू के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। तभी विध्वंस शालू के माथे को चूम अपनी सर्द आवाज में बोलता, वाइफी लड़कों से दूर रहना। जिसे सुन शालू पाउट बनाकर बोलती है, क्यों हम दूर नहीं रहेंगे, और अंशु और अक्षु तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। वही विध्वंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे शालू की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वही दंश उसे भी शालू की बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसे पता था अंश और अक्षय शालू को वैसी नजरों से नहीं देखते और उसे विध्वंस के गुस्से का एहसास था। इसलिए दंश शालू को फटाफट अपने गोद में बैठा लेता है। जिसे देख शालू दंश की तरफ देखती है। वही दंश शालू के माथे को चूम कर बोलता, जाओ जान आप लेट हो जाओगे। जिसे सुन शालू विध्वंस की तरफ देखती है, जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जिसे देख शालू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो जाती है। वो विध्वंस को देख अपने रुंधे गले से बोलती है, डेविल आप शालू से गुस्सा हो। वही विध्वंस शालू की ऐसी आवाज सुनता है तो झट से अपनी हरी आंखें खोल लेता है। इस वक्त विध्वंस की आंख पूरी लाल हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मासूम सी छोटी सी वाइफी पर जाती है, उसका सारा गुस्सा वही खत्म हो जाता है। विध्वंस फटाक से शालू को वापस अपने गोद में ले लेता है और प्यार से उसका छोटा सा चेहरा अपने सामने करता है और उसके माथे को चूम कर बोलता है, मेरी छोटी सी वाइफी तुम्हारे डेविल बिल्कुल गुस्सा नहीं है। जिसे सुन शालू मासूमियत से विध्वंस को देख बोलती है, सच्ची डेविल आप सच्ची में गुस्सा नहीं हो ना। जिसे सुन विध्वंस शालू के माथे को सिद्धत से चूम लेता है और बोलता, मुच्ची वाइफी अब तुम आराम से स्कूल जाओ वरना लेट हो जाओगी। तभी शालू फटाफट कार से नीचे उतर कर बोली, डेविल्स हम अंशु और अक्षु के अलावा किसी के साथ नहीं रहेंगे। वही दंश विध्वंस शालू की बात सुन मुस्कुरा देते हैं। वही शालू स्कूल के अंदर जाते हुए बोलती है, वैसे भी अंशु और अक्षु हमें किसी से दोस्ती करने ही नहीं देते, गंदे अंशु और अक्षु। इतना बोल शालू अपनी क्लास की तरफ चली जाती है और वही हमारे हीरो अपने ऑफिस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राज आराम से अपने रूम में बैठकर डेविल स्माइल कर रहा था। वो खुद से बोलता है, सीरत बेबी तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, सो बी रेडी। इतना बोल राज अपने सामने लगी एक लड़की की तस्वीर को देखता है। वो लड़की फोटो में खिलखिलाकर हंस रही थी। जिसे देख राज उस लड़की के फोटो के पास आ उसके होठों को छू कर बोलता है, बेबी डॉल जी हाँ, ये तस्वीर किसी और की नहीं हमारी शालू की ही तस्वीर थी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर हमारे बीच तुम्हारे वो सो कॉल हस्बैंड्स भी आए, आई किल देम। तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। लेकिन अब देखो तुमने उनसे शादी की, इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, वो भी तुम्हारे खुद के हस्बैंड से। इतना बोल राज जोर जोर से हंसने लगता है। दंश विध्वंस की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकती है, जहां एएसएस कोर्पोरेशन लिखा हुआ था। दंश विध्वंस फटाफट अंदर जाते हैं। जैसे जैसे दोनों अंदर जाते वैसे उन्हें सब ग्रीट करते हैं। जिसे देख दोनों भाई इग्नोर कर एटीट्यूड में अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चले जाते हैं। वही लड़कियां अपने दिल पर हाथ रखकर बोलती है, हाय क्या अदाएं हैं हमारे बॉस की। वही लड़के मुंह बनाकर बोलते हैं, उतने डेंजरस भी है वो लोग। जिसे लड़कियां बड़े प्यार से इग्नोर कर देती है।
वही दंश विध्वंस अपने कैबिन में बैठे हुए थे, तभी कोई फटाफट कैबिन में आ जाता है। वही दोनों भाइयों को पता था ये कौन हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वही सामने करण खड़ा था जो सीधा कुर्सी पर बैठ दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसे सुन विध्वंस इग्नोर कर देता है। वही दंश अजीब तरीके से उसे देख बोलता है, हम सुबह मिले थे। जिसे सुन करण मुंह बनाकर बोलता है, तो दोबारा सुन लो और दूसरों को भी सुना दो। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अगर बकवास करनी है तो कहीं और जाकर करो। जिसे सुन अब करण सीरियस हो जाता है और बोलता है, मुझे एंजल की खबर नहीं मिल रही, वो कहाँ है, आई डोंट नो। वही विध्वंस अपनी तेज आवाज में बोलता है, वो हमारी एंजल है, सो डोंट कॉल हर एंजल। वही दंश भी करण को गुस्से से घूर रहा था, जिसे देख करण अपना गला ठीक कर बोलता है, सॉरी आई मीन बच्चा। जिसे सुन दंश विध्वंस बोलते हैं, एक बार सोना मिल जाए तो हमारी एंजल भी मिल जाएगी। कुछ घंटों बाद आदित्य जो इस वक्त रेगिस्तान पहुंचा था, वहां की गर्मी देख आदित्य खुद से बोला, दे ऑलवेज लाइक दैट बट आई नो, कुछ तो है जिस कारण तुमने मुझे यहाँ भेजा है, एंड बॉस कभी भी कहीं टाइम वेस्ट नहीं करता। इतना बोल आदित्य का चेहरा सर्द हो जाता है। आज वो आदित्य बिल्कुल नहीं लग रहा था जो हमेशा खुश रहता है, आज उसमें भी दंश विध्वंस वाली वाइब आ रही थी। चैप्टर 27 आइसक्रीम। ऐसे ही रात का समय हो जाता है। दंश विध्वंस फटाफट अपने घर आते हैं। आज उन्हें अपनी जान को जो देखना था, जो अब उनकी दुल्हन बन चुकी थी। दंश विध्वंस जैसे ही हॉल में आते हैं, उन्हें खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। जैसे ही दोनों भाई ये हंसी सुनते हैं, उनकी सारी थकान मिट जाती है। वही हॉल में शालू अक्षय के बालों की चोटी बना देती है, जिस कारण अक्षय बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। वही पूरी फैमिली उसे देख उसका मजाक बना रही थे, बस एक शख्स को छोड़कर जिसका पूरा ध्यान वंश पर था, जो मुंह बना बनाकर हंस रहा था। तभी एक औरत दंश विध्वंस के गले लग जाती है, जिस कारण दंश विध्वंस अपने होश में आते हैं, तो सामने करण की मॉम किरण अवस्थी थी। जिसे देख दंश विध्वंस के मुंह से खुद ही निकलता है, मासी। जिसे सुन किरण जी दंश विध्वंस को देखकर मुंह बनाकर बोलती है, तुम दोनों बहुत गंदे हो यार, अपनी सबसे हसीन मासी को छोड़कर चले गए थे। जिसे सुन दंश विध्वंस दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों एक साथ अपनी मासी के गालों को चूम कर बोलते हैं, मिस यू मासी। वही पूरा परिवार उनकी हरकत देख सदमे में चला जाता है, सबकी आंखें नम हो जाती है। दंश विध्वंस जैसे बचपन में अपनी मासी से कनेक्ट थे, वैसे आज भी है। वही दंश विध्वंस को अच्छे से याद था उसकी मासी, जिससे दोनों भाई बहुत प्यार करते थे, उन्हें कितने बुरी तरीके से राज ने मारा था। उन्हें आज भी याद था, उनकी मासी हमेशा बोलती थी, सीरत अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन दोनों भाइयों ने उन्हें बेइज्जत करके घर से भगा दिया था और उनका बिजनेस भी बर्बाद कर दिया था। अब थोड़ा जान लेते हैं किरण अवस्थी। उम्र 49 साल पर इन्होंने खुद को इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इसलिए ये अभी 30 की लगती है। गोरा रंग, हेजल आंखें, क्यूट सा चेहरा। ये दंश विध्वंस की मोम मीरा राजपूत की सगी बहन है। दंश विध्वंस हमेशा ही अपनी मासी को एक दोस्त की नज़र से देखते हैं। दंश विध्वंस यही सब सोच रहे थे, तभी करण बोलता है, मॉम अगर आपका इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया है तो दोनों को अपनी बाहों से आजाद कर दो। जिसे सुन दंश विध्वंस बुरी तरीके से करण को घूरने लगते हैं, जिसे देख करण मुंह बनाकर बोलता है, तुम दोनों का ही भाई हो, शर्म करो। जिसे सुन दंश बोलता है, इसलिए अभी तक जिंदा बचा हुआ है। तभी शालू चिल्लाकर बोलती है, गंदे डेविल्स हबी। जिसे सुन दंश विध्वंस और बाकी सबका ध्यान शालू की तरफ चला जाता है, जहां शालू सोफे पर बैठे मुंह फुलाई हुई थी। वही दंश विध्वंस एक जगह फ्रीज हो जाते हैं। दोनों के कानों में एक ही बात गूंज रही थी, गंदे डेविल्स हबी। तभी ममता जी शालू के पास आकर प्यार से बोली, प्रिंसेस आपको हब्बी बोलना किसने सिखाया। वही ये सुन वंश इधर उधर देखने लगता है, वही कोई था जो बड़े देर से वंश को देख रहा था। वही ये सुन शालू थोड़ा हड़बड़ा जाती है और बोलती है, वो मम्मा हमने ना टीवी पर देखा था, जब लड़की की शादी होती है ना वो अपने हस्बैंड को हब्बी बोलती है। जिसे सुन ममता जी कुछ बोलती उससे पहले ही विध्वंस शालू को गोद में उठा लेता है और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वही दंश ममता जी को देख बोलता है, मॉम हम अभी आते हैं। इतना बोल वो भी चला जाता है। वही सब मुंह फाड़े दंश विध्वंस को जाते हुए देखते हैं। वही एक लड़का जो कब से दोनों भाई की हरकत देख रहा था, अब उसका पारा हाई हो रहा था। जिसे देखकर करण उस लड़के के पास आ बोलता है, चिल ब्रो, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। जिसे सुन वो लड़का अपनी सर्द आंखों से करण को देख वहां से चला जाता है, लेकिन उसी बीच वो अंश को भी देख वहां से चला जाता है। अब हॉल में ममता जी और किरण जी के अलावा अंश, अक्षय और करण ही थे। तभी अंश अक्षय को देख बोलता है, भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। जिसे सुन अक्षय की आंखें छोटी हो जाती है, वो उसे घूर कर देख बोलता है, तुमने सुबह ही खाई थी, अगर दोबारा मांगी ना तो टांगे तोड़ दूंगा। वही बस अक्षय का यही कहना था। अंश फटाफट करण के पास आ उसकी शर्ट खींचने लगता है, जिसे देख करण का ध्यान अपने छोटे से क्यूट से भाई पर जाता है, जो अपनी आंखों में नमी लिए उसे देख रहा था। जिसे देख करण फटाफट अपने छोटे से क्यूट से भाई को अपने गोदी में उठा लेता है और प्यार से बोलता है, अंशु बच्चा क्या हुआ। जिसे सुन अंश अपने भाई के सीने में अपना सर रखकर बोलता है, भाई देखो ना, अक्षय भाई बोल रहे हैं वो मेरे पैर तोड़ देंगे, फिर मैं आपके पास कैसे आऊंगा।
जिसे सुन करण अक्षय को घूर कर देखता है, जिस कारण अक्षय अपने सफेद दांत दिखाकर बोलता है, भाई ये लड़का झूठा है, आइसक्रीम मांग रहा है। जिसे सुन करण बोलता है, तो एक दिला देगा तो तेरा क्या जा रहा है। तभी किरण जी बोलती है, अंश आइसक्रीम तुम नहीं खा सकते, चुपचाप से अपने भाई के गोद से उतरो और घर जाओ। तभी अक्षय अपनी मॉम को देख बोलता हो, मॉम बच्चा है वो। इतना बोल अक्षय अंश के पास आ बोलता है, चला जा आइसक्रीम दिलाता हूँ। जिसे सुन अंश के आंखों में चमक आ जाती है, वो एक नजर अपनी मॉम को देख मुस्कुरा देता है और अक्षय के साथ चला जाता है। तभी करण बोलता है, मोम आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे मेरा क्यूट सा भाई मेरे गोदी कमाता है और आपने उसे अक्षय के साथ भेज दिया। जिसे सुन किरण जी मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी ममता जी बोलती है, यार अब तो जलना कम कर। जिसे सुन किरण जी मुंह बनाकर बोलती है, मैं कहाँ जलती हूँ, बस मुझे नहीं पसंद मेरा अंशु मुझे छोड़ इन दो गधों को पसंद करे। वैसे भी मेरे पास अब मेरा अंशु ही है। जिसे सुन ममता जी कुछ नहीं बोलती। वही करण के दिमाग में भी एक दृश्य नजर आता है, भैया मैं ना आने वाले बेबी से बहुत प्यार करूंगी। यही सब सोच करण अपने घर की ओर निकल जाता है। चैप्टर 28 जल जल कर जल जाना। दंश विध्वंस का कमरा। दंश जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है विध्वंस शालू को अपने गोद में लिए बिस्तर पर बैठा हुआ था। वही शालू मुंह फुलाए बैठी थी, जिसे देख दंश के चेहरे पर सॉफ्टनेस आ जाती है। वो भी आराम से बेड पर बैठ जाता है और शालू की तरफ देखकर बोलता है, भाई देखो ना कोई गुस्सा हो गया है। जिसे सुन विध्वंस शालू की तरफ एकटक देखकर बोलता है, वाइफी हब्बी बोलो ना। वही विध्वंस की बात सुन दंश आंख फाड़े अपने भाई को देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसका वही भाई है जो हमेशा कड़वा करेला बनकर रहता था। लेकिन वही विध्वंस को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे तो अपनी छोटी सी वाइफी के मुंह से हब्बी सुनना था। तभी शालू मुंह बनाकर बोली, हम नहीं बोलेंगे, हम आप दोनों से गुस्सा है गंदे डेविल्स हब्बी। वही खुद के लिए दोबारा हब्बी सुन विध्वंस की आंखों में चमक आ जाती है। वही इस बार दंश के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दंश बहुत प्यार से शालू को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है, जान आप गुस्सा क्यों हो, हम तो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोलती है, अच्छा जी बड़े आए आप हमसे प्यार करने वाले, अगर हमसे आप प्यार करते तो सबसे पहले आप हमें गले लगाते ना कि मासी को। वही शालू की ऐसी शिकायत सुन दंश विध्वंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब विध्वंस बोलता है, अच्छा जी मेरी छोटी वाइफी गुस्सा है। जिसे सुन शालू हाँ में गर्दन हिला देती है। जिसे देख दंश आगे बोलता, भाई लेकिन हमने तो जान के लिए बड़ी वाली चॉकलेट लाई थी, अब ये चॉकलेट कौन खाएगा। ये सब करते वक्त दंश सैड सा चेहरा बना अपनी टेढ़ी नजरों से अपनी जान को देखता है, जो अपनी आंखों में चमक लिए उन्हें देख रही थी। तभी विध्वंस बोलता है, एक काम करो, बड़ी वाली चॉकलेट है ना, उसे तुम अंश को दे दो, उसे भी चॉकलेट से बहुत प्यार है। जिसे सुन शालू फटाफट दंश के गोद से उतरकर विध्वंस के गोद में आ जाती है और प्यार से बोलती है, डेविल हब्बी हम अब गुस्सा नहीं है, अब दर्दू हमारी चॉकलेट। जिसे सुन दंश मुंह बनाकर बोलता है, जान लेकिन चॉकलेट तो मेरे पास है और आप भाई से मांग रहे हो। जिसे सुन शालू विध्वंस के गोद से फटाक से उठकर वापस दंश के गोद में आ दंश के गालों को चूमकर अपने सफेद दांत दिखा देती है। वही अब विध्वंस वो भी शालू के आगे अपना चेहरा कर देता है, जैसे बोल रहा हो मुझे भी किस दो। जिसे समझ शालू उसके गाल को भी चूम लेती है। तभी दंश को भी होश आता है, उसके होठों पर खुद ही मुस्कान आ जाती है। दंश विध्वंस शालू के हाथों में चॉकलेट पकड़ाकर उसके माथे को चूम कर बोलते हैं, वाइफी जान तुम जब तक अपनी चॉकलेट खाओ हम थोड़ी देर में आते हैं। जिसे सुन शालू हमें अपना सर हिलाकर आराम से अपनी चॉकलेट खाने लगती है। उसे इस वक्त बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसे देख दंश विध्वंस नामे अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चले जाते हैं। स्टडी रूम। दंश विध्वंस आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे। वही उन दोनों के सामने एक लड़का बैठा हुआ था, जिसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बोलता है, तुम दोनों ने अगर इस बार प्रिंसेस का दिल दुखाया ना तो आई प्रॉमिस मैं भूल जाऊंगा कि कभी हम दोस्त थे। वही उस इंसान की बात सुन दंश विध्वंस की मुट्ठी कस जाती है। दंश विध्वंस उसे एक नजर देख अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोलते हैं, हम अभी भी दोस्त हैं। जिसे सुन वो लड़का अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, किसने तुम दोनों को ये गलत फहमी दे दी कि हम दोस्त हैं, या शायद भूल गए तुम दोनों की तुम दोनों को मुझसे कुछ मतलब नहीं रखना था और अभी यहाँ बुलाया है तो बता दो किस खुशी में बुलाया है, क्योंकि मुझे बहुत काम है, अब मैं वेला नहीं हूँ। वही उस इंसान की बात दंश विध्वंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। दंश उस इंसान के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, सॉरी यार माफ कर दे, जानता हूँ हम दोनों भाई की गलती है, हमने किसी के बहकावे में आकर अपना अच्छा दोस्त खो दिया। वही इतना बोल दंश विध्वंस दोनों को याद आता है, ये वही इंसान है जिसने दोनों को कितना समझाया था कि सीरत सही नहीं है, कुछ तो है उसमें, लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। एक बार सीरत ने इस इंसान पर जबरदस्ती का इल्जाम भी लगाया था, जिस कारण दंश विध्वंस ने इससे दोस्ती तोड़ दिया था और उसे जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद पता चला था इस इंसान की मौत हो गई है। इतना सोच दोनों भाई रियलिटी में वापस आते हैं। दंश खुद से बोलता है, अभी देर नहीं हुई है, और इतना सोच वो उस इंसान के गले लग बोलता, अर्थ माफ कर दे यार। अर्थ अभी कुछ बोलता उससे पहले विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अगर तूने दोस्ती तोड़ी तब तू देखेगा तेरे सारे राज सबके सामने आ जाएंगे, और जिसको अपना जुनून बनाता फिर रहा है ना भूल मत कौन है वो हमारा।
जिसे सुन अब दंश भी डेविल स्माइल कर बोलता है, अब देख ले भाई क्या करना है तुझे। वही उन दोनों की ऐसी बातें सुन अर्थ अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, मतलब गलती करके तुम दोनों मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हो। जिसे सुन दंश वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। वही विध्वंस बोलता है, हाँ तो कर रहे हैं ब्लैकमेल। जिसे सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता और सीधा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे लाइक विध्वंस। वो सीधा दोनों के पास आ दोनों को गले लगा लेता है। वही दंश विध्वंस भी उसे कुछ नहीं बोलते। तभी अर्थ बोलता है, आई नो मुझे और तुम दोनों को अपने इमोशन दिखाने नहीं आते, लेकिन सच्ची तुम दोनों को बहुत मिस किया मैंने। तभी विध्वंस बोलता है, व्हाट मिस, इतना बेतुका समय था तुम्हारे पास। जिसे सुन अर्थ बोलता है, चुप कुत्ते। ऐसे ही तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थ मेहरा मेहरा इंडस्ट्री का मालिक ये ममता जी के भाई के बेटे हैं, जिस कारण इनका मेंशन में आना जाना लगा रहता है। अर्थ 6.4 हाइट, गेहुआ रंग, काली आंखें, तीखे नैन नक्श और हल्की सी बियर्ड। इनकी भी उम्र दंश विध्वंस के जितनी है, 25 साल। ये एक साइको टाइप के इंसान है। अगर इन्हें कुछ अच्छा लग जाए तो ये वो चीज कैसे भी हासिल करना जानते हैं, चाहे वो सामान हो या इंसान। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। दंश विध्वंस अपने हाथों से अपनी जान और वाइफी को खिला रहे थे। वही अर्थ भी आराम से खा रहा था। वो वहां ऐसे बैठा था जैसे वहां कोई एक्सिस्ट नहीं करता। वही ममता जी मुंह बनाकर बोली, अर्थ बेटू आप इतने बोरिंग क्यों है। वही ममता जी की ऐसी बातें सुन भानु जी अपना सर हिला देते हैं और शालू टुकुर टुकुर अपनी मम्मा की देखने लगती है। तभी विध्वंस बोलता है, वाइफी खाने पर ध्यान दो। जिसे सुन शालू वापस खाने लगती है। वही अर्थ बोलता है, मासी वाई यू थिंक आई एम बोरिंग। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, बोरिंग हो तो बोरिंग ही कहूंगी ना, ये नहीं होता अपनी प्यारी सी मासी के लिए चॉकलेट ही ले आऊं। जिसे सुन अर्थ भानु जी से बोलता है, मौसा जी देख रहे हैं ना, आज इन्हें चॉकलेट नहीं दी तो मैं बोरिंग हो गया। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं, तुम्हारी मासी है तुम ही संभालो। जिसे सुन अर्थ बोलता है, आप अपने कमरे में देख लेना आपको मिल जाएगा। जिसे सुन ममता जी अर्थ की बलाइयां लेकर बोलती है, मेरा बेटू सबसे बेस्ट है। तभी ममता जी के कान में 4 आवाज आती है, हम। जिसे सुन ममता जी का ध्यान दंश विध्वंस शालू और भानु जी पर जाता है। जिसे देख ममता जी अपना सर पर हाथ रख बोलती है, जलकुक दे। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है। वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है। जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। चैप्टर 29 मिस यू सो मच शॉर्ट चैप्टर। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है। वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है। जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य उसे हिचकी आने लगती है। जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुरा कर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई। दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था। वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। यार आज मेरा बर्थडे था, जिस कारण मुझे आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कल 2 चैप्टर डाल दूंगी। आज के लिए सॉरी। और यार जिन्होंने कमेंट में अपनी स्टोरीज डाली है, एक बार आप सब उनकी स्टोरीज भी पढ़कर देखना। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है। वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है। जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य उसे हिचकी आने लगती है। जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई। दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं।
आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है क्यूटी पाई आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। यार आज मेरा बर्थडे था, जिस कारण मुझे आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कल 2 चैप्टर डाल दूंगी। आज के लिए सॉरी। और यार जिन्होंने कमेंट में अपनी स्टोरीज डाली है, एक बार आप सब उनकी स्टोरीज भी पढ़कर देखना। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है, वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है, जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जलकर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य उससे हिचकी आने लगती है, जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। यार आज मेरा बर्थडे था, जिस कारण मुझे आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कल 2 चैप्टर डाल दूंगी। आज के लिए सॉरी। और यार जिन्होंने कमेंट में अपनी स्टोरीज डाली है, एक बार आप सब उनकी स्टोरीज भी पढ़कर देखना। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है, वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है, जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जलकर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य उससे हिचकी आने लगती है, जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। चैप्टर 30 छोड़ दे। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिस कारण वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची वह नहीं रह पाएगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिसे सुन वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़कर खुद के नजदीक कर बोलता है, ओह सोनियो, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तब भी मुझे मजा मिलेगा, अगर साथ दोगी तो तुम्हें भी मजा मिलेगा।
वही वो लड़की उस इंसान की बात सुन थर थर कांपने लगती है। इतना बोल वो आदमी उस नाजुक सी लड़की के चेहरे पर अपने हाथ फहराने लगता है, जिस कारण लड़की अपनी डर से आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके आंखों के सामने कुछ आता है। वो उस आदमी को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दे देती है और जोर से चीख कर बोलती है, मैं नहीं छूने दूंगी। इतना बोल वो उस गंदे से कमरे के दरवाजे को खोल भाग जाती है। वही वो आदमी जो अभी संभल रहा था, उसका खून खोलने लगता है। वो जोर से चिल्लाकर बोलता, साली तू मिस्ट्रेस बनने के लायक भी नहीं है, अब तू एक प्रोस्टिट्यूट ही बनेगी। इतना बोल वो उस लड़की के पीछे भागने लगता है। वही दंश विध्वंस का कमरा। शालू अपनी आंखें बड़ी किए कभी दंश को देख रही थी तो कभी विध्वंस को, जिसे देख विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी मैंने बोला ना अपना होमवर्क कंप्लीट करो। वही दंश विध्वंस को देख बोला, भाई जान कितनी छोटी है, उसके हाथों में दर्द हो जाएगा, मैं करवा दूंगा ना उसका होमवर्क। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें छोटी किए बोलता है, दंश व्हाट आर यू टॉकिंग, और ये मेरा आखिरी फैसला है, वाइफी अपना होमवर्क करेगी वरना एक हफ्ते के लिए नो चॉकलेट चॉकलेट। वही इतना ही हमारी शालू का सुनना था। वो चिल्ला कर बोली, नहीं हम अपनी चॉकलेट नहीं छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं ना डेविल हब्बी अपना होमवर्क करने। जिसे सुन विध्वंस हाँ में सर हिला देता है, जिसे देख शालू बेड पर बैठ अपना होमवर्क करने लगती है। वही विध्वंस बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है, तभी दंश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वही विध्वंस उसे बिना देखे बोलता है, उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा, जानते हो ना दुनिया बेरहम है और मैं नहीं चाहता वो हम पर डिपेंड हो, उसे हर चीज खुद से करना होगा। जिसे सुन दंश एक्सप्रेशन लेस होकर बोलता है, बट वी ऑलवेज विद हर। जिसे सुन विध्वंस टेढ़ा मुस्कुरा कर बोलता है, हुनो कब कोई किसी का साथ छोड़ दे। इतना बोल वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। वही दंश चांद को देख अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे से बोलता है, एंजल जल्दी आ जाओ बच्चा, हमें यकीन है आप हमें जल्दी मिलेगी, वी मिस यू एंजल स्माइल विद अ हेलो। इतना अपने मन में बोल दंश वापस अपने कमरे में आता है, जहां उसका भाई उसकी जान को पढ़ते हुए देख रहा था। वो भी विध्वंस के पास अपनी जान को देखने लगता है। वही शालूमून बना बनाकर अपना होमवर्क कर रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ाती है, गंदे डेविल हब्बी हम बात भी नहीं करेंगे, पता नहीं हमें ही क्यों दुख पीड़ा देते रहते हैं, देना है तो हमारी फेवरेट चॉकलेट देते, लेकिन नहीं। क्या हो गया अगर आज होमवर्क नहीं हो पाया, वैसे भी हम कौन सा रोज करके ले जाते हैं हम। तभी विध्वंस बोलता है, वाइफी जल्दी से अपना काम करो। जिसे सुन शालू मून बना लेती है और अपना काम करने लगती है, जिसे देख दंश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही विध्वंस का चेहरा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अर्थ का घर राज कमरे में आराम से लेटा हुआ था। तभी उसका फोन बजने लगता है, जिस कारण राज का ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है। जिसे देख उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो फोन उठाकर कान पर लगाकर बोलता है, बेड पार्टनर। वही फोन के उस साइड सीरत का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में बोलती है, ये सब तुमने ही किया है ना। जिसे सुन राज अनजान बनते हुए बोलता है, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग एंड डोंट फॉरगेट तुम अपनी शादी छोड़ कर आए हो। जिसे सुन सीरत दांत पीस कर बोलती है, मेरे बेबीज मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए ये गेम मेरे साथ खेलो मत। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे कार्ड स्विच करा दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वही राज हंस कर बोलता है, इतना विश्वास एंड जिस पैसे की बात कर रही हो ना, तो डोंट फॉरगेट ये सब मेरा है, तुम्हें ही अपने बेबीज के सामने सती सावित्री बनने का शौक था ना, तो अब भुगतो। जिसे सुन सीरत दांत पीस कर बोलती है, यू तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने एक बार अपने बेबीज से बोला मुझे पैसों की जरूरत है तो वो मुझे आराम से दे देंगे। वही राज उसकी बात सुन तंज कसते हुए बोला, देन जाओ मांगो अपने सो कॉल बेबी से पैसे। इतना बोल राज फोन काट देता है और सीरत गुस्से से तिलमिलाए हुई थी। वो दंश विध्वंस को कॉल करने लगी, लेकिन उधर से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। वही राज अपने फोन को देख बोला, कर लो फोन, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारा फोन उठाया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस खुश हो जाओ, आज की रात सुकून से रहना, कल तुम्हें सरप्राइज जो मिलेगा। बहुत शौक है ना शादी से भागने का, अब एंजॉय करना। इतना बोल राज शालू की तस्वीर अपने दीवार पर देख बोलता है, बेबी डॉल जैसे ही सीरत की पनिशमेंट खत्म वैसे ही आपकी पनिशमेंट शुरू। बहुत शौक है ना आपको पराये मर्दों के साथ रिश्ता बनाने में, वो भी एक नहीं दो, तो पनिशमेंट भी आपको डबल ही मिलेगी, वेट एंड वॉच। इतना बोल वो डेविल स्माइल करने लगा, लेकिन बेचारे को कौन समझाए, शालू के डेविल्स उसे एक खरोच भी इस बार नहीं आने देंगे। रीता का कमरा। यहाँ का माहौल बहुत गर्म था, बस किसी के सांसों की आवाजें आ रही थी। दो शरीर बिस्तर पर एक दूसरे से चिपके हुए एक दूसरे के होठों को बेतहाशा चूम रहे थे। ऐसा देखने में लग रहा था कोई दो हंस का जोड़ा एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, लेकिन पास आने पर समझ आया ऐसा कुछ भी नहीं है। रीता करण को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण उसे छोड़ने के जगह और टाइट पकड़कर चूम रहा था। उसने एक हाथ से रीता के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वो किसी प्यासे की तरह रीता के होठों का रस पी रहा था। वही रीता अब स्ट्रगल करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था ऐसा करके भी ये सनकी आदमी उसे नहीं छोड़ने वाला।
कुछ देर बाद जब करण को महसूस होता है रीता को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है, जिस एहसास से करण रीता को किस करना बंद कर उसके सर से अपना सर लगा लेता है। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वही कुछ देर बाद जब दोनों की सांसें कंट्रोल होती है, तभी सीरत गुस्से में अपने दांत पीसकर बोलती है, सन की आदमी, तुम असली में सन की ही हो। जिसे सुन करण डेविल स्माइल कर रीता के होठ जो किस करने के करना हल्के सूज गए थे और रेड हो गए थे, वो उन्हें अपने अंगूठे से सहलाकर बोलता है, इस सनकी की सनक हो तुम मेरी हो सनशाइन, तो तुम्हें किस करना और सब करना सब मेरा हक है। जिसे सुन रीता तंज कसकर बोलती है, हाँ सही कहा, सनक ही हूँ तुम्हारी वो जरूरत हूँ जिसे पूरा करने मेरे पास आते हो, वरना तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं सीरत ही है। जिसे सुन करण रीता के होठों को गुस्से से बाइट कर देता है, जिस कारण रीता की चीख निकल जाती है। आह, कुछ गलत कहा क्या मैंने? तुम सिर्फ उसे पसंद करते हो, तभी तो हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। मैं 3 साल क्या दूर रही, तुम तो मुझे भूल गए। ये सब बोलते वक्त रीता बच्चों की तरह सुबकते हुए करण से शिकायत कर रही थी कि वो उसे पसंद नहीं करता। वही करण जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले गुस्सा था, अब उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो उसी मुस्कान से बोलता है, ओहो, तो मेरी सनशाइन जेलस फील कर रही थी। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या, तुम किसी को भी पसंद करो, कौन सा हम रिलेशन में है? तभी करण रीता के माथे को चूम लेता है, जिस एहसास से रीता की आंखें खुद ही बंद हो जाती है। तभी उसे करण की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, मेरे दिल में सिर्फ मेरी सनशाइन है और कोई नहीं। जिसे सुन रीता झट से अपनी आंखें खोलकर बोलती है, यो सन की आदमी, तुम एक नंबर के झूठे आदमी हो। अगर ऐसा ही होता तो तुम मेरा इंतजार करते, लेकिन नहीं, तुम हमेशा सीरत के आगे पीछे भटकते रहते थे, लेकिन तुम उसे छू नहीं पाते थे, तो तुम हमेशा मुझे अस अगली सी रीता को किस करते थे, ये सोच कि मैं सीरत हूँ। जिसे सुन करण जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, वही रीता उसे कंफ्यूज होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।